हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद है कि आप लोगों की जो तैयारी है काफ़ी अच्छी चल रही होगी। इसी प्रिपरेशन में एक पार्ट मैं आप लोगों की तैयारी का बनना चाहती हूँ और इसमें हम कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस लेकर आए हैं यूनिट फर्स्ट के। तो ओवरऑल अगर कहा जाए तो जो पूरा सिलेबस है उसमें सबसे सिंपल यूनिट जिसको मैं अपनी तरफ से कंसीडर करना चाहूँगी वो फर्स्ट यूनिट है। पूरी थियोरेटिकल है, एकदम स्टोरी लाइक है, बहुत अच्छी सी सिंपल सी यूनिट है। साथ ही साथ हमारी थ्योरी क्लासेस एप्लीकेशंस पे चल रही है, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर हमारी पूरी कोशिश है कि मीडियम कोई प्रॉब्लम ना बने। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम में पूरा वर्ड टू वर्ड एक एक चीज, एक एक टॉपिक को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप जाइए, एप्लीकेशंस को डाउनलोड कीजिए और वहां से पूरी क्लासेस को आप देख सकते हैं, जहां पर एक एक चीज मैं आपको कंप्लीट करवा रही हूँ। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। कि फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, फर्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? रसशाला का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ रसशाला? रसशाला क्या थी? इसका मेन पर्पस हमको पढ़ लेना है। क्या है इसका मेन पर्पस? पहला क्वेश्चन है हमारा, रसशाला का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ रसशाला? है ना? औषधि निर्माण, ड्रग प्रिपरेशंस, धातु निष्कर्षण, या फिर रासायनिक प्रयोग, या फिर कृषि प्रयोग। क्या था इसका मेन उद्देश्य? तो देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रसशाला क्या होती है ना? रसशाला अगर देखा जाए तो एक प्राचीन एंशियंट टाइम की केमिकल लैब थी। क्या थी? एंशियंट टाइम की एक केमिकल लैब थी, केमिकल है ये, केमिकल लैब थी। और इस केमिकल लैब में जहां पर क्या किए जाते थे? एक्सपेरिमेंट किए जाते थे, जहां पर एल्केमी किया जाता था। तो अब ऐसा ऑप्शन आपको कहां पर दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर सी के अंदर आपको ये दिखाई दे रहा है, तो सही आंसर भी इसका यही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। आंसर देख सकते हैं आप। कॉन्सेप्ट रसशाला, प्राचीन रासायनिक प्रयोगशाला, लेब। डोला यंत्र, बहुत बार क्वेश्चन बना है इससे। डोला यंत्र का उपयोग किस प्रक्रिया में होता था? डोला यंत्र वाज यूज्ड फॉर आसवन में, डिस्टिलेशन में, स्वेदन यानी हीटिंग इन द लिक्विड, गलन मेल्टिंग, निस्यंदन यानी कि फिल्ट्रेशन के अंदर किसमें इसका प्रयोग किया जाता था? तो ये एक प्रकार का यंत्र है जिसके अंदर वही मेटल्स को प्योर किया जा रहा है। अब वो किस फॉर्म में किया जाएगा? वो किया जाता था लिक्विड फॉर्म में। किस फॉर्म में? किसी भी पदार्थ को तरल अवस्था के अंदर लिक्विड मीडियम में क्या किया जाएगा? गर्म किया जाता था। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हीटिंग इन लिक्विड, जिसको हिंदी में कहते हैं स्वेदन। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वेदन, लिक्विड मीडियम में हीटिंग करना। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वेदन यंत्र किससे संबंधित है? स्वेदन यंत्र इज रिलेटेड टू ड्राई हीटिंग, गरम हीटिंग करना, मतलब ड्राई सूखे रूप में, स्टीम हीटिंग, भाप गर्म करना, कूलिंग ठंडा करना, या फिर फिल्ट्रेशन करना। तो ये जो प्रोसेस होती है जिसको हम स्वेदन यंत्र कहते हैं, ये जनरली डिपेंड करती है स्टीम हीटिंग पे, यानी कि भाप अवस्था में किसी चीज को गर्म करना। इस पर ये पूरी प्रोसेस जो है वो आधारित होती है। तो फर्स्ट यूनिट में अधिकांश यही है कि अलग अलग जो आचार्य हैं उन्होंने उनकी एजुकेशन कहाँ पे कंप्लीट हुई, उनके मेन विषय क्या थे, उनने किस पुस्तक की, किस ग्रंथ की रचना करी, और किसको किसको शुद्धिकरण के लिए, किसी धातु के शुद्धिकरण के लिए भाई कौन से यंत्र का प्रयोग यहाँ पर किया जाता था। देखिए ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने,
तिर्यक पाटन यंत्र, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं, आप पेपर उठा के देखिएगा। का उपयोग होता था? तिर्यक पाटन यंत्र वॉज यूज्ड फॉर सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन या फिर फिल्ट्रेशन। तिर्यक पाटन यंत्र का उपयोग कहाँ होता था? सबसे पहले इसके अंदर, जैसा कि नाम से ही दिख रहा है आपको तिर्यक पाटन यंत्र, तो इंक्लाइंड रूप में इसका प्रयोग किया जाता था, और ये इंक्लाइंड रूप में डिस्टिलेशन में इसका उपयोग किया जाता था। कॉन्सेप्ट दिया है आपको, इंक्लाइंड डिस्टिलेशन एपार्टस थे ये। कच्छप यंत्र, कछुए के आकार का होने के कारण इसको कच्छप यंत्र कहा गया है। इसका मुख्य कार्य क्या है? मेन फंक्शन ऑफ अ कच्छप यंत्र, हीटिंग, कूलिंग, कैल्कुलेशन या ग्राइंडिंग। तो कच्छप यंत्र जो था वो मेनली हीट करने के काम में आता था, और हीट भी कैसी? कंट्रोल्ड हीट, एक लिमिटेड की भाई ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तो कंट्रोल हीट देने के लिए कच्छप यंत्र का प्रयोग किया जाता था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हीटिंग। हीट डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल, यानी कि भाई पूरे यंत्र के अंदर अच्छे से जो हीट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। धूप यंत्र का उपयोग किसके लिए होता था? तो बेसिकली जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इस यंत्र में हम जितने ज्यादा यंत्रों के ऐसे यूजेस पढ़ लेंगे, उनके ग्रंथों के बारे में पढ़ लेंगे, उनके मेन विषयों के बारे में पढ़ लेंगे, तो आपका यहाँ से काम हो जाएगा। धूमन, आसवन, गलन या फिर निस्यंदन किसमें किया जाता था? धूप यंत्र का प्रयोग। तो धूप यंत्र जो था, इसका नाम से आपको समझ रहा है, जैसे घर में धुआं करते हैं, बोलते धूप कर रहे हैं हम, तो किसके लिए? फ्यूमिगेशंस या धूमन के लिए इसका प्रयोग किया जाता था, जिसको हम बोलते हैं औषधि का धुआं देना घर के अंदर, औषधीय धुआं करना, जिससे कि भाई जो इन्फेक्शंस वगैरह है घर में, जर्म्स हैं, वो सब किल हो जाएं। ठीक है, तो इसका प्रयोग किया जाता था। आगे प्रश्न में बढ़ेंगे, मेडिसिनल फ्यूमिगेशंस। आचार्य नागार्जुन का प्रमुख योगदान क्या था? मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ नागार्जुन। मैंने आपसे कहा है कि इनसे बहुत प्रश्न बने हैं, नागार्जुन से भी, चरक से भी, चाणक्य से भी। एटॉमिक थ्योरी, आणविक सिद्धांत, मेटलर्जी एंड अल्केमी, थर्मोडायनेमिक्स उष्मागतिकी, या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जो नागार्जुन आचार्य थे, उनका जो सिद्धांत था, उन्होंने मेटलर्जी और अल्केमी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, और इनको धातु विज्ञान और रस विद्या के जनक कहा जाता है। ये याद रखिएगा, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी यहाँ से बन सकता है। तो क्या आ जाएगा? इनका प्रमुख योगदान था मेटलर्जी एंड अल्केमी, और इनको कहा जाता है धातु विज्ञान और रस विद्या के जनक। धातु विज्ञान और रस विद्या के जनक इनको माना जाता है। कणाद का सिद्धांत किससे संबंधित है? इन्हीं के आधार पर जो एटॉमिक थ्योरी है, जिसको एक कण का आधार मानकर रखी गई है, तो वो नाम ही है इनका कणाद। तो जो कणाद की जो थ्योरी है वो किससे संबंधित है? भाई कण कण के बारे में हम कहाँ पर पढ़ते हैं, पार्टिकल के बारे में हम कहाँ पढ़ते हैं? थर्मोडायनेमिक्स उष्मागतिकी में नहीं पढ़ते हम। एटॉमिक थ्योरी, मेटलर्जी और मेडिसिन, किसमें हम एक कण के बारे में अध्ययन करते हैं। तो जो कण है, कण का सिद्धांत, जिसको हम एटम को हमने शुरुआत में कण माना, तो ये हम पढ़ते हैं एटॉमिक थ्योरी में, यानी कि आणविक सिद्धांत। आणविक सिद्धांत, अणुओं का सिद्धांत हिंदी में इसको कहा जाता है। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। परमाणु सिद्धांत, जिसको हम कह रहे हैं एटम्स, दैट मीन्स परमाणु, और मॉलिक्यूल्स को हम अणु कहेंगे, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लीजिएगा। रस रत्नाकर ग्रंथ किससे संबंधित है? अभी मैंने आपसे कहा था कि हमें सारे ग्रंथों के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो जो रस रत्नाकर ग्रंथ है, जिसके बारे में किस औषधि से कौन सा रस निकलता है और उसके क्या उपयोग होते हैं, क्या दुष्प्रभाव होते हैं, उन सारों के बारे में हमें पढ़ना है। तो इस चैप्टर में हमें वो सारे रस, महारस, रत्न, उपरत्न, इन सब के बारे में पढ़ना होता है। तो जो रस रत्नाकर टेक्स्ट है वो जनरली रिलेटेड है भाई औषधि विज्ञान, जिसको हम कह रहे हैं, यानी कि एल्केमी से रिलेटेड होता है। अगला प्रश्न,
प्राचीन भारत में पारा, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं मरकरी, को क्या कहा जाता है? एंशियंट टाइम पे मरकरी के और किसी नाम से जाना जाता था? लोहा के नाम से, रसा के नाम से, धातु के नाम से, या फिर क्षार के नाम से? किस नाम से इसको जाना जाता था? तो जो ये मरक्यूरी है इसको जनरली रसा के नाम से जाना जाता था, याद रखिएगा। ये मर्क्यूरी जिसको बोला जाता है रस शास्त्र का आधार। तो क्वेश्चन नए तरीके से भी पूछ सकता है कि रस शास्त्र का आधार किस धातु को माना जाता है? तो वो है मर्क्यूरी या फिर पारा। पाटन प्रक्रिया का आधुनिक समतुल्य क्या है? व्हाट इज द मॉडर्न इक्विवेलेंट ऑफ द पाटन प्रोसेस? क्रिस्टलीकरण, आसवन, निस्यंदन या ऊर्ध्वपातन? किस प्रोसेस को इसका आधार माना गया है, इसी के समतुल्य माना गया है? तो जो पाटन जो प्रोसेस होती है एक, तो ये अलग अलग धातुओं के लिए की जाती है और ये जनरली किसके लिए निकाली जाएगी? ये निकाली जाती है डिस्टिलेशन, यानी कि जैसे कि हम डिस्टिल वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं, तो पाटन भी एक प्यूरिफिकेशन मेथड है और ये बिल्कुल डिस्टिलेशन प्रोसेस के ही समान होती है, डिस्टिलेशन प्रोसेस के ही समान होती है। तो क्या होगा? देखो, पाटन इज इक्वल्स टू होगा बॉइलिंग करना, देन उसके बाद ठंडा करना। जैसे हम पानी को गर्म करते हैं फिर उसकी भाप को ठंडा करते हैं, तो जो वाटर हमको मिलता है उसको हम बोलते हैं डिस्टिल वाटर। क्या बोलते हैं? डिस्टिल वाटर। अगला आता है कोष्टी यंत्र। कोष्टी यंत्र का उपयोग किसके लिए किया जाता है? एक यंत्र है, कहाँ किया जाता है? ठंडा करने के लिए, उच्च ताप पर गर्म करने के लिए, हाई टेम्परेचर्स ऑन हीटिंग, या फिर निस्यंदन करने के लिए, या मिश्रण। तो ये जो यंत्र होता है, जब किसी भी लिक्विड को, किसी मेटल को बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे, जैसे कि लोहे को हम गर्म करते हैं, तो कोष्टी यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा, उच्च ताप पर गर्म करना, हाई टेम्परेचर हीटिंग। अभी किसके लिए किया जाएगा? जो फ्यूरेंस टाइप के अपार्टस होते हैं वो कोष्ठी यंत्र ही होते हैं। धातुओं के शोधन का उद्देश्य क्या था? तो ये जो आप कॉन्सेप्ट यहाँ पर देख रहे हैं, जो एमसीक्यूज आप यहाँ पर देख रहे हैं, आपको इसकी डिटेल जो थ्योरेटिकल क्लास है टॉपिक वाइज अलग अलग, अगर वो देखना है तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा। वहाँ पर आपको अलग से पेज मिल जाएगा, जहाँ पर अगर आपको सिर्फ केमिस्ट्री ही पढ़ना है, अगर आपको फर्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है, फर्स्ट पार्ट जो है वो अगर नहीं पढ़ना है तो आप ओनली केमिस्ट्री को ले सकते हैं। बट अगर आप कॉम्बो लेना चाहते हैं तो वो फैसिलिटीज भी अवेलेबल है, तो आप किसी भी की भी तरफ जा सकते हैं। बस पर्पस यही होना चाहिए कि टारगेट क्या हो, सिलेक्शन हो। धातुओं के शोधन का उद्देश्य, पर्पस ऑफ द शोधन, प्यूरिफिकेशन ऑफ द मेटल्स। हम किसी भी धातु का शुद्धिकरण क्यों करते हैं? उसके रंग बदलने के लिए, उसकी इम्प्योरिटीज को हटाने के लिए, शुद्धियों को हटाने के लिए, वजन बढ़ाने के लिए, या फिर ठंडा करने के लिए। तो देखिए, जब भी हम माइन से या खदानों से किसी मेटल्स को लेकर आते हैं तो वो हमें ओर के फॉर्म में मिलती है ना, मिश्र धातुओं के, ये ओर्स के अयस्क के रूप में मिलती है। अब इस अयस्क में क्या हो सकता है कि हो सकता है दूसरी धातुओं की इम्प्योरिटीज हो सकता है यहाँ पर कोई ऑक्साइड्स हो, पैरोक्साइड्स हो, सुपर ऑक्साइड्स हो, तो इनको दूर करना होता है ताकि वो धातु हमें प्योर फॉर्म में मिल सके। तो हम वहां पर क्या करते हैं? किसी भी धातु का शुद्धिकरण करना, दैट मीन्स उसकी इम्प्योरिटीज को रिमूव करना, उसकी अशुद्धियों को हटाना ही हमारा मेन टारगेट होता है। तो प्यूरिफिकेशन बिफोर द मेडिसिनल यूज। अब क्या कर रहे हैं? किसी धातु को हम यदि औषधि के रूप में उपयोग कर रहे हैं, औषधि बनाने के लिए उपयोग कर रहे हैं, तो पहले उसका खुद का शुद्ध होना आवश्यक है, अदरवाइज वो एक विष का निर्माण कर देगी। इसीलिए धातुओं का क्या किया जाता है? शुद्धिकरण किया जाता है। लौह भस्म किस धातु से तैयार की जाती है? लौह भस्म इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम विच मेटल? लौह भस्म नाम से ही समझ में आ रहा है, तो भाई तांबे से क्यों करेंगे? क्यों करेंगे हम तांबे से? अगर लोह की भस्म है, लोहे को जलाकर भस्म बनाई जा रही है, तो वो लोहे से ही बनाई जाएगी। किससे बनाई जाएगी? वो लोहे से ही बनाई जाएगी। और इसको बोला जाता है आयरन ऑक्साइड फॉर्म, क्योंकि ये जो भस्म है वो वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से रिएक्शंस करके आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशंस कर लेती है। इसके बाद आता है महारस। महारस श्रेणी मुख्यतः किससे संबंधित है? महारस ग्रुप मैनली इंक्लूड्स, किससे संबंधित है भाई? कार्बनिक यौगिक से, पारा यौगिक से, गैसों से, या फिर अम्लों से। तो जो अभी हमने बोला
कि जो रस है, प्राचीन एंशियंट टाइम की केमिस्ट्री में हम बोले तो वो किसको कहा गया था? मरकरी को कहा गया था। तो भाई महारस की जो श्रेणी है वो किसी कार्बनिक यौगिक से कैसे संबंधित होगी? वो गैसों से कैसे रिलेट करेगा? वो किसी एसिड से कैसे रिलेट करेगा? तो वो रिलेट करेगा पारा यौगिक से, यानी कि मरकरी कंपाउंड से। तो अगर रस के बारे में बात की जाए तो ओनली हम पारे के बारे में बात कर रहे हैं, बट जब महारस की बात कर रहे हैं हम तो पारा या उसके यौगिकों की बात कर रहे हैं, उसके कंपाउंड्स की हम बात कर रहे हैं। तो रस शास्त्र में हमने मर्क्यूरी को ही डोमिनेंट ग्रुप माना है कि मेन जो मुख्य आधार है सारे रसों का यानी रस का, वो कौन सी धातु है? वो है मर्करी। तो यहाँ पर भी जो कंपाउंड्स बनेंगे वो मर्करी का यूज करके ही बनाए जाएंगे। अधपातन यंत्र किस प्रक्रिया में प्रयुक्त होता है? अब देखिए जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं, जितने भी यंत्र है, उसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। यंत्रों के जो नाम है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही सिमिलर है, कोई डिफरेंट नहीं है। जैसे प्रोसेस के नाम अलग अलग होते हैं लेकिन इनके नाम बिल्कुल सिमिलर है, तो आप आराम से नाम याद कर सकते हैं। अधपातन यंत्र ऊपर की ओर आसवन करता है, नीचे की ओर आसवन करता है, ऊर्ध्वपातन करता है, सब्लिमेशन करता है या निस्यंदन करता है। तो नाम समझ में आ रहा है आपको? अधपातन यंत्र। तो ये जो यंत्र होता है ये जनरली डाउनवर्ड, इसमें ऊपर की साइड एक और ऐसा इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं, ऊपर की साइड दो ऐसे माउथ क्लोज करके अशुद्धि वाला इसमें भरते हैं, और जब नीचे से गर्म करते हैं तो वो भाप बन बन के नीचे में मटके जैसा इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं तो नीचे की तरफ में आ जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा? डाउनवर्ड डिस्टिलेशन होगा, यानी कि नीचे की ओर आसवन होता है, डाउनवर्ड कंडेंसेशन। ठीक है, वो ठंडी होती जाती है भाप और फिर नीचे वाले पात्र में इकट्ठी होती जाती है, दो पात्र जब ऐसे लगाए जाते हैं। तो डमरू यंत्र का प्रयोग किसके लिए किया जाता था भाई? गलन के लिए, ऊर्ध्वपातन के लिए, निस्यंदन के लिए या फिर घोल बनाने के लिए। तो जो डमरू यंत्र है ये ऐसे पदार्थों के लिए उपयोग किया जाता था जो ठोस अवस्था से डायरेक्ट गैसीय अवस्था में या गैस अवस्था से डायरेक्ट ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाएं, जैसे कि आयोडीन, जैसे कि कपूर। तो ये जो प्रोसेस होती है इसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन। क्या कहते हैं इसको? सब्लिमेशन कहते हैं। तो डमरू यंत्र का प्रयोग ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन के लिए ही किया जाता था। सॉलिड है डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट होगा और अगेन जो वेपर है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और यही प्रोसेस कहलाती है ऊर्ध्वपातन। वुड्स स्टील क्या होता है? जनरली वुड्स स्टील की हम यहाँ बात करें, मेन कंपोजिशन ऑफ द वुड्स स्टील किसका बना होता है? आयरन प्लस निकल, आयरन प्लस कार्बन, कॉपर प्लस जिंक या आयरन प्लस क्रोमियम। तो अगर हम बात करें तो हमेशा स्टील के अंदर लोहे का कुछ पार्ट होता है, आप मैग्नेट को अटैच करके भी देखिएगा वो चिपकेगी उसमें, और उसके अंदर जो कार्बन होता है, कार्बन का ही एक एलोट्रॉप्स होता है, उसको मिक्स करके वुड्स स्टील बनाया जाता है। तो Fe+C दैट मीन्स आयरन प्लस कार्बन को ही हम वुड्स स्टील के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? जो कार्बन होगा वो बहुत थोड़ी मात्रा ज्यादा रहेगी, और ये एंशियन इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस था, यानी कि उस टाइम पे भी रसायन विज्ञान इतनी विकसित हो चुका था कि लोगों को वुड्स स्टील का निर्माण करना आता था। प्राचीन भारतीय रंग जिसको हम डाइस के नाम से जानते हैं मुख्यतः किस स्रोत से प्राप्त होते थे? अब डाइस भी पहले मान लो कलर करने के लिए, जैसे कि भाई कपड़ों को रंगने के लिए, बालों को रंगने के लिए अलग अलग प्रयोगों में प्रयोग किए जाते थे, तो वो उनका मुख्य सोर्स था। आजकल हमारे पास में बहुत सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से हम कई सारे आर्टिफिशियल डाइस का फॉर्मेशन कर लेते हैं, लेकिन प्राचीन टाइम की अगर हम बात करें तो उस टाइम पे हमारे पास इतने सिंथेटिकल केमिकल्स अवेलेबल नहीं थे, ना ही इतनी ज्यादा पेट्रोलियम के बारे में इंफॉर्मेशन थी आजकल जितनी है। पेट्रोलियम हो चुका था जिस टाइम पे रसायन विज्ञान 18-19 सेंचुरी में तो लगभग लगभग, लेकिन जो मेन सोर्स था वो प्लांट ही थे, जैसे कि कत्थे का पौधा, हरड़ का पौधा, इन सब से कलर्स बनाए जाते थे। इसके अलावा लाख के जो इंसेक्ट आते हैं, कीड़े आते हैं, इन सब से डाइज बनाए जाते थे। इसके अलावा आयरन ऑक्साइड का भी प्रयोग किया जाता था बालों को रंगने के लिए, मेहंदी का प्रयोग किया जाता था। तो ये सारी चीजें कहाँ से मिलती थी? हमें पौधों से ही मिलती थी। तो नेचुरल डाइज बनाई जाती थी जैसे कि इंडिगो कलर की, फिर टर्मरिक से बनाना, तो ये सब क्या थे? प्लांट से ही हमको ऑब्टेन होते थे।
काजल कोल बनाने में मुख्यतः किसका उपयोग होता था? सल्फर का, कार्बन का, आयरन का या फिर मरकरी का, जिसको हम सूट के नाम से भी जानते हैं। तो जो काजल है, काजल, इसके अलावा इसमें हमें सुरमे का भी पढ़ना रहता है डिटेल में। तो काजल आज भी जो बनाया जाता है, आपको पता है सल्फर का प्रयोग नहीं करते हैं वरना आंखें खराब हो जाएंगी। आयरन भी हम नहीं यूज करते, ना ही हम मरकरी यूज करते हैं। तो ये एक तरह का कार्बन का फोम है, जो दिया जला के उसके ऊपर कोई प्लेट या कटोरी आप उल्टी रखेंगे तो कार्बन का एक लेयर वहां पे जम जाएगी, जिसी को आप किसी फैटी चीज में जैसे ऑयल हो गया या घी हो गया उसमें मिक्स करके यूज किया जाता है, आज भी जनरली करते हैं। तो वही टेक्निक है कि जो काजल है उसमें कार्बन का ही उपयोग यहाँ पर किया जाता था। कार्बन ब्लैक। पैराफुला चंद्र राय, प्रफुल्ल चंद्र राय का प्रमुख योगदान क्या है? द मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ द पीसी रॉय, बताना है क्वांटम थ्योरी के अंदर था या फिर ऑर्गेनिक सिंथेसिस के अंदर या हिस्ट्री ऑफ इंडियन केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो इसका आंसर तो मैक्सिमम लोगों के मन में आ ही गया होगा, क्योंकि हम यहाँ पे इंडियन केमिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं, एंशियन इंडियन केमिस्ट्री। तो प्रफुल्ल चंद्र राय जी का प्रमुख कंट्रीब्यूशन किसमें रहा है? हिस्ट्री ऑफ इंडियन केमिस्ट्री में, है ना। उनके इतिहास के बारे में उन्होंने बहुत सारे ऐसे तथ्य थे जिनको उजागर करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और इनकी एक बुक है हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री, तो ये याद रखिएगा, ये प्रफुल्ल चंद्र राय के द्वारा ही लिखी गई है। प्राचीन भारत में क्षार का मुख्य स्रोत क्या है? मेन सोर्स ऑफ द अल्कलाइन इन एंशियंट इंडिया। क्षार कहाँ से मिलते थे? जैसे अम्ल का स्रोत क्या है, क्षार का क्या है, लवण का क्या है, ये सारी चीजें पूछी ही जाती हैं। सी वाटर, प्लांटेश, मिनरल्स या फिर एयर। तो जो क्षार है जिसको हम बेस अल्कलाई कह रहे हैं, है ना, तो जो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं वो जनरली हम उनको क्या बोलते हैं? अल्कलाई बोलते हैं। और जो वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं वो सब क्या होते हैं? बेस ही होते हैं। तो ये जनरली कहाँ से मिलते थे? प्लांट एश से ही हमको मिलते थे। कहाँ से मिलते थे? प्लांट एश से ही हमको मिलते थे। सी वाटर से तो फिर हमको क्या मिलेंगे? सॉल्ट मिलेंगे, लवण मिलेंगे। ये एश है, जैसे कि ये मिला K2CO3, इसमें काफी ज्यादा मिलेगा किसी भी प्लांट के इससे, तो प्लांट से ही बनाए जाते थे सारे के सारे। प्राचीन भारत में अम्ल की पहचान कैसे की जाती थी? कि भाई आज तो हमारे पास में बहुत सारे इंडिकेटर्स है, हम उनका यूज करते, पहले कैसे यूज करते थे कि ये एसिड है, कि ये न्यूट्रल है, उदासीन है, या फिर ये क्षार है? रंग के द्वारा, स्मेल के द्वारा, खट्टे स्वाद के द्वारा या ताप के द्वारा? तो जनरली आज भी हम पढ़ते हैं कि जो एसिड्स होते हैं, एसिड्स वो कैसे होते हैं? एसिड सारे खट्टे होते हैं, जैसे कि नींबू हो गया, संतरा हो गया। तो ये बेसिक सी आइडेंटिफिकेशन पहले से ही रही है, यानी कि खट्टा स्वाद किससे पहचाने जाते थे? खट्टे स्वाद के द्वारा इनको पहचाना जाता था। टेस्ट बेस्ड आइडेंटिफिकेशन किया जाता था। रसशास्त्र का प्रमुख उद्देश्य क्या था? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द रसशास्त्र, ऊर्जा का उत्पादन करना, एनर्जी प्रोडक्शन, औषधि एवं अमरत्व, मेडिसिन एंड इमोर्टलिटी, कृषि, एग्रीकल्चर, उद्योग, इंडस्ट्री, किसके अंदर इसका प्रयोग किया जाता था? तो देखिए, इसका जो प्रयोग था रसशास्त्र का, वो जनरली मेडिसिन और इमोर्टलिटी, लोगों का ऐसा मान था कि जैसे कि पारस पत्थर है, उसके छूने से कोई भी वस्तु सोने में परिवर्तित बन जाएगी। इसके अलावा अमर होने के लिए अमृत की प्राप्ति, तो इस और भी लोगों ने कई सारे काम किए। तो कुछ चीजों में वो जैसे फेल हो गए। तो इनिशियल यही था कि अब अमृत तो नहीं मिल रहा है, तो हम मेडिसिन ऐसी बना लेगी किसी बीमारी से क्योर हो जाए। तो मेन टारगेट क्या था? औषधि एवं अमृतत्व। एल्केमी जिसको हम बोलते हैं, और मेडिसिनल यूजेस। धातु निष्कर्षण में गलन का आधुनिक नाम क्या है? मॉडर्न टर्म ऑफ द गलना इन मेटलर्जी, इसको क्या बोला जाता है? रोस्टिंग, स्मेल्टिंग, डिस्टिलेशन या फिर फिल्ट्रेशन। किसी चीज को गलाकर उससे धातु को निष्कर्षित करना, एक्सट्रैक्ट करना, शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रोसेस को ही कहा जाता है स्मेल्टिंग। क्या कहते हैं इसको? स्मेल्टिंग इसको कहा जाता है।
एक्सट्रैक्शन यूजिंग द हाई टेम्परेचर पे इसको किया जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप कि सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी, और अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी थ्योरी पोर्शंस बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो जाए तो आप एप्लीकेशंस पे जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, उसके जाकर उसके थ्रू भी आप डायरेक्ट एप्लीकेशंस पर पहुंच जाएंगे। वहां पर आपको एक पेज दिखाई देगा केमिस्ट्री का, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी। फर्स्ट यूनिट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और सेकेंड यूनिट के भी कई सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कंप्लीट हैं, और आज सुन एज पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ मिल रही हैं, तो आप जाइए और डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू।